हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल। ये वीडियो स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में उनका आंसर मिलने में मदद होगी। अब यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिर्फ आईएएस और आईपीएस को रिक्रूट करती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जो हर साल यूपीएससी जो प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट करती है, तो इसी एक ही एग्ज़ाम द्वारा वो लगभग 24 डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। मतलब सिंगल एग्ज़ाम में इतने सारे पोस्ट वहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा सिलेक्शन होने वाले ऑफिसर्स दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। पहला होता है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स और दूसरे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिनको सेंट्रल सर्विसेज भी कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन आपके मेरिट पे डिपेंड होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ऑल इंडिया सर्विस, अब ऑल इंडिया सर्विस मतलब जैसे कि 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। अब इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट ये क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डेजिग्नेट उनको या अपॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है कैडर सिस्टम। कैडर सिस्टम मतलब जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम के आगे ये कहा जाता है कि वो गुजरात कैडर से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र कैडर से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। एज वेल एज यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो सर्विसेज का जो टेन्योर है, मतलब जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और उनका जब तक रिटायरमेंट होने वाला है, तब तक उनको उसी स्टेट में क्या करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। इसे कहते हैं कैडर सिस्टम। बट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स रिमूव नहीं कर सकती, सिर्फ उन्हें क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है इफ़ वो किसी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में पाई जाती है। तो अब यहाँ पे उनका रिमूवल जो है वो रिमूवल पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है, उनके डिस्क्रिशन पे या उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज है तो उनके कैडर कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती है। आईएएस ऑफिसर्स, जो आईएएस ऑफिसर्स है, तो इन आईएएस ऑफिसर के लिए कैडर उनका कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो उनका जो कैडर होता है वो कंट्रोल करने के लिए ऑफिस मिनिस्ट्री डिपेंड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और तीसरा होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका कैडर जो कंट्रोल करती है वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के थ्रू इनके कैडर्स कंट्रोल किए जाते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल सर्विसेज के बारे में हम जानते हैं। सेंट्रल सर्विसेज मतलब ये क्या होता है कि इसमें ये अपॉइंटमेंट पूरे तरीके से सेंटर करती है, बट ये सेंटर, स्टेट और अलग अलग डेपुटेशन में काम कर सकता है। एज वेल एज इनको कोई भी स्टेट कैडर सिस्टम नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑफिसर की ट्रांसफ़र थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। इनके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेट एज अ कैडर कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे अब इन सर्विसेज में सर्विस आती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिमूव या डिसमिस करने का पूरा राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। ये जो सेंट्रल सर्विसेज होती है उनको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऐसे इसमें क्लासिफाई किया जाता है। देन अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज, अब जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि 24 सर्विसेज के बारे में रिक्रूटमेंट होती है, तो यहाँ पे 24 पोस्ट के डिफरेंट जो पोस्ट है उनके नाम दिए गए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इनको आराम से पढ़ सकते हो और इनके नाम समझ सकते हो। अब यहाँ पे इसके आगे हम देखते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मतलब क्या, तो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उसमें 2 सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाली स्टेजेस। तो अब सिविल सर्विसेज का पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। अब ये एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो तभी आप मेन एग्जामिनेशन के लिए
क्या हो सकते हो, क्वालिफाई हो सकते हो। अब यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन जो होती है, उस मेन एग्जामिनेशन में दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है रिटन एग्ज़ाम और दूसरा होता है इंटरव्यूज। अब इसके बारे में हम डिटेल आगे देखते हैं। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब जब 2011 से ये एग्जामिनेशन दो पेपर के थ्रू कंडक्ट की जाती है। पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2। पेपर 1 में यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, इवन करंट अफेयर्स। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो होता है उसे सीसैट पेपर भी कहा जाता है। सीसैट मतलब क्या, तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर। तो इस पेपर में क्या होता है कि जैसे मैथ्स, रीजनिंग ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के लिए होते हैं। बट यहाँ पे एक चेंज किया गया है कि 2011 से लेकर 2014 तक यहाँ पे ऐसा होता था कि 200 मार्क्स और ये 200 मार्क्स में जो ऑप्टेन मार्क्स है उनका सम क्या किया जाता था, आपके क्वालिफाई मेंस के क्वालिफिकेशन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता था। बट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होने लगी कि यूपीएससी में बहुत सारे आईआईटी, आईआईएम इंजीनियर्स और जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको सीसैट में बहुत अच्छा स्किल या इंटरेस्ट होता है, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्ट होने लगे। तो इसी वजह से यूपीएससी ने 2015 में एक नया चेंज किया कि जिसकी वजह से ये जो सीसैट पेपर है उसको क्वालिफाइंग बना दिया गया। अब क्वालिफाई पेपर बना दिया मतलब यहाँ पे इस पेपर में आप 200 में से 200 भी मार्क्स लाते हो तो भी ये पूरे मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा। मतलब क्या, तो 200 में से आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, जिस 33% मतलब 200 में से 67 मार्क्स। तो ये 67 मार्क्स आपको आ गए, मतलब आपका ये पेपर क्लियर हो गया। अब इस पेपर का मार्क आपके मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट जो 200 पहले पेपर में आपको जो मार्क्स आएंगे वो आपके मेरिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। बट यहाँ पे एक बात याद रहनी है कि आपको पेपर 1 में इवन 200 में से 160 मार्क्स आते हैं और पेपर सेकेंड में आपको 200 में से 64 आते हैं, 65 आते हैं, तो भी आप क्या हो जाते हो, डिसक्वालीफाई हो जाते हो। तो इसी वजह से इस पेपर को आपको कैजुअली नहीं लेना है। तो इसमें 33% लाने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, मेन एग्जामिनेशन। अब मेन एग्जामिनेशन जो होती है वो दो कंपोनेंट में उसके होते हैं। तो पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन। अब ये रिटन एग्जामिनेशन होती है वो 1750 मार्क की होती है। जो 1750 मार्क आपके इंटरव्यू को आप क्वालिफाई होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, ये इन 1750 मार्क्स पे डिसाइड होता है। बट इन 1750 में से आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें 9 सब्जेक्टिव पेपर्स डिफरेंट देने पड़ते हैं। ये जो 9 सब्जेक्टिव पेपर्स है उसमें जो 2 पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। बट ये कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स के जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर मतलब जैसे प्रीलिम में सीसैट पेपर क्वालिफाइंग नेचर है जिसका कोई भी एडिशन नहीं होता मेरिट में, तो वैसे ही यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये 2 पेपर्स होते हैं कि जो क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। अब यूपीएससी ने 2016 में नोटिफिकेशन इशू किया जिसके द्वारा ये बताया गया कि इन लैंग्वेज पेपर में आपको मिनिमम 25% मार्क्स आने ज़रूरी है, तभी आपके मेंस के अदर पेपर जो आपने लिखे हुए हैं वो चेक किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि 25% मार्क्स लाना बहुत आसान होगा, बट आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर साल लगभग जो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं उसमें से 10% स्टूडेंट सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं कि वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर क्या होते हैं उसमें भी क्वालिफाई नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते। तो इनको कैजुअली लेना भी हमारे लिए रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, पहले इसमें 2 पेपर्स हैं जो क्वालिफाइंग है। पहला पेपर है लैंग्वेज पेपर, जिसमें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेजेस है उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक लैंग्वेज
सिलेक्ट करनी पड़ती है, जिसपे हम 300 मार्क का पेपर देने वाले हैं। और दूसरा होता है इंग्लिश पेपर, कि जो सबके लिए कंपलसरी है, ये भी 300 मार्क के लिए होता है। बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स है उनके लिए एग्जाम्शन दिया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये जो स्टेट्स है इनको यहाँ पे कुछ क्या किया गया है कि एग्जाम्शन दिए गए हैं। तो एग्जाम्शन देने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो अभी भी ट्राइब्स है या कुछ लोग हैं, कि जो लोग अभी भी हमारे शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस है उन लैंग्वेजेस के बारे में कम जानते हैं या उनके बारे में वो पेपर नहीं दे सकते, इसी वजह से उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। देन यहाँ पे इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अदर पेपर्स। अब जो हमने 1750 मार्क की बात की थी कि जिस पे हमारा मेरिट डिसाइड होने वाला है, वो पेपर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो 9 पेपर्स थे, तो 9 पेपर में से 2 पेपर तो क्वालिफाइंग पेपर हो गए। तो अब रिमेनिंग 7 पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो पेपर 1 जो होता है उसे ऐसे पेपर कहा जाता है, जिसमें 2 एसेस पूछे जाते हैं 250 मार्क के लिए। देन पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ये जो होते हैं उनको जनरल स्टडीज़ पेपर कहा जाता है, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4। अब ऐसे ही एक हम सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे यूपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट्स है कि जिनको ऑप्शनल का स्टेटस दिया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको एज अ ऑप्शनल लेना पड़ता है। और ये एक पेपर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल लिया, तो उसी हिस्ट्री के यहाँ पे 2 पेपर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऐसे 2 पेपर्स होते हैं। तो इसके थ्रू हमें रिटर्न एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ता है। तो इन्हीं के मतलब हर पेपर के जो 250 मार्क है, तो इनका सम होता है 1750, और इसी पे हमारा क्या होता है, इंटरव्यू के लिए जाना तय होता है। तो इसी वजह से इन 7 पेपर्स पे बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ता है। अब मेन एग्जामिनेशन का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू को यूपीएससी इंटरव्यू भी कहा जाता है और यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो 275 मार्क्स के लिए होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा 1750 मेंस में जो हमें मार्क्स मिले हैं और प्लस ये 275, ऐसे टोटल होता है 2025, मतलब ये 275 मार्क्स में जो मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा करके हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2025 मार्क्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, मेरिट को क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें ये पता होना चाहिए इंटरव्यूज़ के बारे में। द नेक्स्ट वन, अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को हम समझेंगे। अब जैसे बहुत सारी कंडीशंस है। पहला है नेशनलिटी, एज लिमिट्स एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब नेशनलिटी की बात करते हैं। आईएएस और आईपीएस, ये जो 2 सर्विसेज है, इन 2 सर्विसेज के लिए आपको इफ़ अपीयर होना है तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज होती है, उनमें अदर कंट्री के कैंडिडेट्स को भी अपीयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया भी अपीयर हो सकता है, सिटीज़न ऑफ नेपाल भी अपीयर हो सकता है, सिटीज़न ऑफ भूटान भी अपीयर हो सकता है, तिबेटन रेफ्यूजी अपीयर हो सकते हैं, जो इंडिया में 1 जनवरी 1962 के पहले ये इंडिया में आए हैं परमानेंट सेटलिंग के लिए, मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट के लिए वो इंडिया में आए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, हमारे सिविल सर्विसेज में रिक्रूट किया जा सकता है। अब उसके आगे और एक कैटेगरी होती है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो कैंडिडेट्स बाहर की कंट्री से, मतलब अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, जो आज के मॉडर्न में हम जिसे क्या कहते हैं, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केनिया, युगांडा, ऐसे नंबर ऑफ कंट्रीज़ है कि जिसके थ्रू
आने वाले इंडिया में कि जो क्या होते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, ये भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो BCDE मतलब क्या, कि जैसे नेपाल, भूटान और इवन तिबेटन रेफ्यूजीज एज वेल एज ये जो प्रोविज़न है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन सर्विसेज में रिक्रूट हो सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, तो इन फॉरेन सर्विसेज के लिए नेपाल, भूटान और तिबेटन रेफ्यूजीज ये अपॉइंट नहीं हो सकते। सिविल सर्विसेज के द्वारा वो अदर सर्विसेज में रिक्रूट हो सकते हैं, बट इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए दोज कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो ये आपको पता होना चाहिए। एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट डिसाइड किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी है और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिसेंटली क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है, तो इनके लिए अपर एज 32 ईयर्स होती है। मतलब इनका जो कैंडिडेट इन के थ्रू जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिर्फ 32 ईयर्स तक ही ये एग्ज़ाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें उनके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स होते हैं 6, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। देन उसके बाद होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अपर एज लिमिट है 35 और उनके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स है 9। और इसके बाद आते हैं SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए 37 क्या होता है, अपर एज लिमिट है और वो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 16। बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे नोटिफिकेशंस में ये देखते हैं कि उनके आगे लिखा जाता है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होती है उसके लिए कोई भी कैंडिडेट हो, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसका मिनिमम एज होता है 21। मतलब SC ST के लिए अपर एज इफ 37 है तो लगभग यहाँ पे वो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे सकता है, 16 या 16 अटेम्प्ट्स दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, फिजिकली डिसेबल्ड मतलब जैसे ब्लाइंड, डीफ, म्यूट, ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, तो इनके लिए भी एक कंसेशन दिया है। मतलब उनके लिए एडिशनल 10 ईयर्स दिए गए हैं। जैसे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए क्या होता है 32 + 10 मतलब 42 ईयर्स। देन OBC से बिलोंग करते हैं तो 35 + 10 45 ईयर्स। और SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 10 ईयर्स तो 47 ईयर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे उनके लिए एडिशनल 10 ईयर्स दिए जाते हैं। अब 9 अटेम्प्ट्स जो होते हैं, मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए, जनरल और OBC के लिए एज वेल एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। और जो अनलिमिटेड होता है SC ST के लिए, अब ये हमने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे और जो हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, उन आर्म फोर्सेस से भी कुछ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न की है। अब जो डिसेबल्ड और डिस्चार्ज डिफेंस सर्विस पर्सनल, अब मतलब कैसे कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं कुछ इंजरी के कारण वो सिविल आर्मी सर्विसेज से वहाँ से रिटायर्ड होते हैं, तो उसके बाद वो सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एडिशनल 3 ईयर्स दिए जाते हैं। मतलब जनरल के लिए 32 + 3 35, OBC के लिए 35 + 3 38, SC ST के लिए 37 + 3 40 ईयर्स। बट उनके लिए जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो अटेम्प्ट्स स्टैंडर्ड अटेम्प्ट्स होते हैं। स्टैंडर्ड अटेम्प्ट्स मतलब क्या, तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, एज वेल एज OBC के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, एज वेल एज यहाँ पे SC ST के लिए जो 16 अटेम्प्ट्स है वही होते हैं। देन उसके बाद होता है एक्स सर्विसमैन। अब एक्स सर्विसमैन मतलब कौन, तो जो ऑफिसर्स है जिन्होंने मिनिमम 5 ईयर सर्विस किया हुआ है, ऐसे ही ऑफिसर को एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जाएगा और उनको एडिशनल 5 ईयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे उनका भी एज दिया हुआ है और उनके लिए भी स्टैंडर्ड अटेम्प्ट्स एप्लीकेबल है। बट अब आपको यहाँ पे एक बात बतानी है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल कैंडिडेट्स थे, उनके लिए पहले 5 साल एडिशनल दिए जाते थे। बट लास्ट ईयर जो हमने 370 आर्टिकल
को रिवोक किया है, उसके बाद उनका स्पेशल स्टेटस जो था वो क्या किया गया है, वहाँ पे चेंज किया गया है। तो इसी वजह से इस साल के नोटिफिकेशन में जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए कोई ऐसा एडिशनल स्टेटस नहीं था या रिजर्वेशन नहीं था, रिलैक्सेशन नहीं था। देन नेक्स्ट वन, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री होल्डर होना चाहिए। यहाँ पे वो जो कैंडिडेट है वो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, बट उसका जो यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी स्टेटस सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के अंडर होना चाहिए। उसकी यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, तो ये इस पर ये चेक किया जाता है। एज वेल एज हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे पजेस एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। अब ये पास आउट हो रहे हैं बट उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस टू केस बेसिस पे चेक करता है। तो उनके यूनिवर्सिटी का स्टेटस और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका एजुकेशन उनका पूरे तरीके से स्क्रूटिनी की जाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो देर इज़ अ नो मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज, मतलब ऐसा कोई परसेंटेज बैरियर नहीं है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इवन आपने पास क्लास से भी आप पास हुए हो तो भी आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम जानते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए फिजिकल फिट होना ही ज़रूरी होता है। बट बाकी आईएएस, आईएफ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसे डिफरेंट सर्विसेज के लिए आप क्या कर सकते हो, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो स्टेटस है वो यूपीएससी प्रोवाइड कर देता है। एज वेल एज यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू या उसके एप्लीकेशन के थ्रू आपने जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इफ़ इनकरेक्ट वहाँ पे पाई गई तो उसके बाद यूपीएससी डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है कि जिसके थ्रू यूपीएससी आपको डिबार्ड कर सकता है, जिसके थ्रू आप कभी भी यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। इसी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करना, ये मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं एज वेल एज कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरीज, उनको फीस में क्या किया जाता है, एग्जम्पशन दिया जाता है, उनको फीस पूरे तरीके से माफ़ होती है। ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। द नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में क्वेरीज उनके दिमाग में होती है कि अटेम्प्ट्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो अटेम्प्ट काउंट करने का तरीका क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम का आपने फॉर्म फिलअप किया है, अब फॉर्म फिलअप करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी एग्ज़ाम की जो प्रीलिम होती है उसके लिए नहीं जाते, तो उस दौरान वो अटेम्प्ट नहीं काउंट किया जाएगा। बट आपने यूपीएससी प्रीलिम में एग्ज़ाम हॉल में जाकर सिर्फ क्या किया है, आपका जो कैंडिडेचर नंबर जो है वो भी फिल किया तो भी आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। तो इसी वजह से आप इफ़ सीरियस नहीं हो किसी अटेम्प्ट के बारे में तो आप वो एग्ज़ाम स्किप करते हो, तभी वो अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। इसी वजह से अटेम्प्ट में बहुत सारी एम्बिग्यूटी रहती है बहुत सारे स्टूडेंट की, मैंने पेपर 1 दिया है, पेपर 2 नहीं दिया है, तो अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। तो आपने पेपर 1 दिया है मतलब आपका अटेम्प्ट काउंट हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दूसरा ये होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ गलतियां करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो आपने गलतियां की है और आपने उसके लिए कोई दूसरा फॉर्म फिल किया है, मतलब आपने कुछ गलती करने के बाद आपने पहला एक फॉर्म फिल किया, दूसरा फॉर्म फिल किया, तीसरा फॉर्म फिल किया, चौथा फॉर्म फिल किया, मतलब ऐसे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स आपने फिल किए। पहले फॉर्म में आपने कुछ जो गलती थी वो गलती करेक्ट करने के लिए सेकंड फॉर्म फिल किया, उसमें भी गलती हो गई। देन थर्ड फॉर्म फिल किया, वो उसमें भी गलती हो गई। अब आपने फाइनली फोर्थ फॉर्म आपने क्या किया है, सबमिट किया है। तो यही जो लास्ट फॉर्म है उसी को यूपीएससी एज अ आपका लास्ट वैलिड फॉर्म मानेगा कि जिसमें आपने दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको ही यूपीएससी ग्रांट
देगी। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। बट आपने इतने सारे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स फिल किए हैं, तो इनके लिए जो फ़ीस है वो फ़ीस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। मतलब आपने पहले फॉर्म के लिए जो 100 रुपीज़ पे किया है वो आपका फिर से क्या नहीं होगा, उसके लिए आपके वो फ़ीस एडजस्ट नहीं होगी सेकेंड फॉर्म के लिए। तो इसी वजह से आपको ये हर फॉर्म के लिए अलग अलग से फ़ीस पेड करनी पड़ेगी। तो इसके थ्रू हमने यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से आपको ऐसे वीडियोस आपको सिविल सर्विसेज की अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए काम आएंगे और मदद करेंगे। एज वेल एज आप वहाँ पे जो बेल आइकन है उस बेल बटन को भी आप प्रेस करो कि जिसकी वजह से आपको एक इंटीमेट किया जाएगा कि ये चैनल पे नए वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।